From 22nd to 24th of October 2024, Russia was organizing the 16th BRICS summit, in which major world leaders like Putin, Xi Jinping, and our Prime Minister Narendra Modi ji visited the city of Kazan. आज के इस वीडियो में ब्रिक्स के बारे में आपको वो सारी बातें मालूम पड़ेगी जो आपके अक्सर एग्जाम में आने वाली है। और अपकमिंग अगर इंटरव्यूज के लिए आप लोग जा रहे हो तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स कैसे गठन हुआ था, क्यों गठन हुआ था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद कौन कौन से नए मेंबर्स, बिकॉज फ्रॉम 2023 itself we have seen incoming of lot of applications for new membership into ब्रिक्स। इस बार के ब्रिक्स में इनफैक्ट फाउंडिंग मेंबर्स को और पार्टनर मेंबर्स को अलग करने का भी एक कोशिश यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने फॉर्मली अब तक एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है मेंबरशिप को, जो कि पिछले साल ही दिया गया था। रेलिवेंस ऑफ ब्रिक्स, क्या अभी भी ब्रिक्स रेलिवेंट है 2024 में। सार्क, आसियान, ब्रिक्स, क्वाड, ठीक है, ये सारे जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, आपको उनकी रेलिवेंस को भी जानना पड़ेगा इफ यू आर टू राइट अ गुड मेंस आंसर, इफ यू आर टू आंसर गुड आंसर्स इन द इंटरव्यूज। 16 ब्रिक्स समिट में क्या क्या हुआ, भारत का क्या डिमांड था, भारत का क्या स्टैंड था। ब्रिक्स करेंसी के बारे में एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है। ब्रिक्स पे ब्रिक्स करेंसी क्या है, डू वी हैव अ करेंसी, डू ब्रिक्स नेशंस फेवर दिस, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द वेस्टर्न मीडिया ऑन दिस, वेस्टर्न कंट्रीज इसके ऊपर क्या बोलना चाहती है। एंड देन फाइनली कजान डिक्लेरेशन तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, बट एक बार फिर से दोबारा आपको दिखा दूंगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी होलसम, मतलब एकदम होलिस्टिक वे पढ़ेंगे ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर विषय पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो आपको समझना है जिम ओ नील को। ब्रिक्स की अगर शुरुआत की बात करें, प्राइमरीली इट इज बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट वाज गोइंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब। ठीक है, अब क्या चल रहा था मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। ब्रिक्स की शुरुआत देखिए 2009 में होता है, फर्स्ट समिट जो है रशिया में होता है 2009 में, बट उसको 2009 में अचानक से स्टार्ट नहीं कर दिया गया था। इसका जो पहला मीटिंग था इनफैक्ट 2006 के अराउंड करा गया था। बट क्यों किया गया था, फॉर दैट यू हैव टू सी द एंटायर डिकेड। उस डिकेड में कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे, खासतौर पे 2005 में अगर आप देखेंगे यूएन जनरल असेंबली, उस समय सबसे बड़ा जो बॉडी हुआ करता था वर्ल्ड में, जो कि वर्ल्ड अफेयर्स को कहीं ना कहीं रेगुलेट करती थी, डिस्कस करती थी, दैट वाज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में हमेशा से ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ये डेवलपिंग कंट्रीज का कुछ अलग विचार था, कुछ अलग डिमांड्स थे। और वेस्टर्न कंट्रीज जो एडवांस कंट्रीज है, जो G7 कंट्रीज है आज के दिन का, तो G7 कंट्रीज का अलग ही एक मुद्दा चलता था। एंड दिस पर्सन जिम ओ नील, ही वाज द चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन सैक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। गोल्डमैन सैक एक बहुत बड़ा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ही वाज अ लीडिंग इकोनॉमिस्ट एंड अ चेयरमैन ऑफ दैट इन 2001। तो इन्होंने देखा कि कुछ चार ऐसे देश हैं, उस समय ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका नहीं था, तो इन्होंने ही सबसे पहले ब्रिक का जो एक्रोनिम था इन्होंने कॉइन किया था। ही सेड दैट दीज फोर कंट्रीज, व्हिच आर द फोर कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये चार जो देश है इन्होंने ट्रिमेंडस डेवलपमेंट दिखाया है। ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ में आपको पता है भारत आज भी एक बहुत प्रमुख देश है। और उस समय में भी इन चार देशों ने एक डेवलपिंग स्टैंड दिखाया था। बोले कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को, G7 कंट्रीज को कोई टक्कर दे सकता है इन द फ्यूचर डिकेड्स, देन दीज विल बी द फोर कंट्रीज। और तभी जाके जनरल असेंबली में भी इनकी बातें सिमिलर देखने को मिला था। ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन द डिस्कशंस ऑफ द जनरल असेंबली, डिस्कशंस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ये लोग साइडलाइंस में मीट करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में जिम ओ नील को बड़ा श्रेय जाता है ब्रिक्स की इस एक्रोनिम को डेवलप करने में, कॉइन करने में। अच्छा, बात ऐसा होता है, सुनिएगा ध्यान से, 2005 में जब ये जनरल असेंबली में देखे तो इन लोगों ने देखा कि प्राइमरीली कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है तो द फंड इज रेगुलेटेड थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये आप भी जानते हो, कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज है तो वर्ल्ड बैंक से फंडिंग आएगा, कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड इशू है तो IMF से फंडिंग आता है। तो जब कभी हम लोग IMF में, वर्ल्ड बैंक में कोई भी डिमांड पुट करते हैं, यू नो द मेजर वोटिंग शेयर, द मेजर वोटिंग शेयर इज हेल्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। फिर से ये G7 कंट्रीज,
प्राइमरीली तो यूएस ही है, G7 भी क्या ही है, ठीक है। सबसे बड़ा जो शेयर है वोटिंग शेयर आज के दिन तक इनफैक्ट इन्हीं का है। तो जब भी, एंड देयर आल्सो यू कैन सी दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर सिक्योरिटी रीजंस की भी बात होती है, क्योंकि ब्रिक्स टुडे इज टॉकिंग अबाउट द यूक्रेन वार, इट्स टॉकिंग अबाउट द पैलेस्टाइन वार, तो जनरल असेंबली में भी देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होता है, मुद्दा होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। उसमें एक बहुत ही खतरनाक सा पावर दिया गया है कुछ गिने चुने देशों को, दैट इज द पावर ऑफ वीटो पावर, कि किसी भी एक देश को अगर उस परमानेंट P5 मेंबर्स में से किसी भी एक देश को उसमें आपत्ति है, तो पूरे चारों देश अगर करना भी चाहे तो एक देश उसको वीटो लगा सकता है, उसको नकार सकता है, उसको मना कर सकता है। तो ये भी खतरनाक पावर था। तो somewhere down the line these four BRIC countries, the developing world, the global south was feeling handicapped कि भाई हमें पैसे का भी अप्रूवल नहीं मिलता है कहीं पे, सिक्योरिटी रीजन से भी अगर हम लोग के इंटरेस्ट को ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, यूएसए अपना दबदबा बना के रखा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन इफ टुमारो वी नीड जेन्युइनली नीड सम एक्चुअल हेल्प। और उस समय चाहिए भी हो रहा था, ये 2005 में डिस्कशन चल ही रहा था। तो ये लोग जाके क्या करते हैं, एक फॉर्मल मीटिंग करते हैं 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल मीट के ही साइडलाइंस पे, जब लोग बुलाए जाते हैं जनरल असेंबली में, तो साइडलाइंस पे न्यूयॉर्क में इन लोगों ने 2006 में एक मीटिंग किया। दिस इज नॉट अ समिट, ये पहला समिट नहीं था, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था उस समय बना भी नहीं था। इट वॉज जस्ट अ जनरल मीटिंग टू डिस्कस द वेयर अबाउट्स, कि क्या करना चाहिए दोस्त, ठीक है, हम सभी लोग एक ही नाव में हैं और क्या हमें एक संगठन बनाना चाहिए। अब 2006 में ये चल ही रहा था, और देन यू नो द बिग क्राइसिस ऑफ 2008। 2008 में एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, आपको पता है, ठीक है। many people blame it on many organizations. These four countries, these developing economies, blamed it solely because of the fault of the Western media, the Western banks and the American banks primarily. एक रियल स्टेट क्राइसिस भी इसमें जुड़ा हुआ था, लेहमन ब्रदर्स का नाम इसमें बड़ा थोड़ा लिया गया था। आपको पता है कि बैंक्स ने इजी लोन्स दे दिए थे, बैड लोन्स दे दिए थे, और बार बार बहुत सारा पैसा ऐसे लूट लिया गया था। जब इंटरेस्ट वापस नहीं आ पा रहा था, ईएमआई नहीं पे हो पा रही थी, तो पूरा एक क्राइसिस आ गया था। क्राइसिस सिर्फ अमेरिका तक सीमित होता तो कोई दिक्कत नहीं था, इन इकोनॉमीज को दिक्कत तब हुआ जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इंपैक्ट पूरे दुनिया में ग्लोबली एक क्राइसिस, एक टर्मोइल इकोनॉमिक में लाया। तो तब इन लोग ने डिसाइड किया कि भैया अब हम लोग अगर जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थानों के ऊपर भरोसा करेंगे तो हमारा ही किसी ना किसी दिन बहुत ज़्यादा एक दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से पहला बाद में समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है। द फर्स्ट समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन येकटेरिनबर्ग इन रशिया, ठीक है, रशिया में 2009 में पहला समिट कंडक्ट करा जाता है, और इसी के साथ ब्रिक का शुरुआत होता है। उस समय याद रखिएगा साउथ अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका ओनली ज्वाइंड इन 2010, 2010 में बाद में साउथ अफ्रीका को ज्वाइन करा गया। मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था कि हम लोग ग्लोबल साउथ की डेवलपिंग इकोनॉमीज की आवाज को सुनेंगे, और हम लोग जो है एक बैंक भी बनाएंगे जो कि बाद में बनता है, ठीक है, आपको पता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज करेंटली हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा आपको, मेंस के लिए हो जाए, इंटरव्यू के लिए हो जाए, प्रीलिम्स के लिए हो जाए। तो ये जो एनडीबी है, सबसे बड़ा डिफरेंस एनडीबी और वर्ल्ड बैंक में क्या है पता है आपको? वर्ल्ड बैंक में आपकी कोटा सिस्टम है, जो जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उतने ही हिसाब से आपका वोटिंग शेयर होता है। बट इफ यू रिमेंबर, एनडीबी में 5 फाउंडिंग मेंबर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटिंग शेयर है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ योर कंट्रीब्यूशंस 20-20-20% का, मतलब 5 कंट्रीज है, फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स, तो पांचों का, अभी तो मेंबरशिप इंक्रीज हुआ है, बट फाउंडिंग मेंबर्स का 20% का इक्वल शेयर ऑफ वोटिंग था। तो दिस वाज द प्राइमरी डिफरेंस, कि हम लोग डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिकली हम करते हैं, ये नहीं कि किसी एक देश का यहाँ पे बहुत बड़ा दबदबा चलेगा या चलने देंगे। ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था जो यूएनएससी में हमारी आवाज को सुना नहीं जाता था, डेवलप्ड देश डेवलपिंग देशों को इग्नोर करती थी, इन सब चीजों से हम लोग एक आगे निकलेंगे, और पहला समिट इस तरीके से रशिया में हुआ। इट हैज बीन अ वेरी ट्रिमेंडस जर्नी, एंड इसी साल हमने इसका 16वां समिट, 16th समिट कंडक्ट करा, फिर से रशिया के कजान नामक एक शहर में।
अब नए जो मेंबर्स है इसके ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है। सऊदी अरेबिया के भी बात करूंगा मैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा। 2010 में एक फॉर्मली साउथ अफ्रीका को, ठीक है, इंक्लूड कर दिया गया, तो ब्रिक को ब्रिक्स कर दिया गया, एस जुड़ गया, साउथ अफ्रीका, BRIC तो था ही, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना तो था ही, एस में जोड़ दिया गया, इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। अब पिछले साल की बात है, ठीक है, पिछले साल 5 देशों का फॉर्मल अप्रूवल हो गया था। ओके, आई विल टॉक अबाउट दोज कंट्रीज ऑल्सो। उस 5 में से इनफैक्ट 6 कंट्रीज को न्योता दिया गया था, बट 2 ऑफ देम डिड नॉट ज्वाइन। तो करेंटली तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे ही, उसके साथ 4 और जुड़ गए, बिकॉज सऊदी अरेबिया ने अभी तक फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को भेजा था इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग एट कजान, बट उनके डिफेंस मिनिस्टर, सॉरी, उनके जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है या लीडर ऑफ स्टेट है, शेख है, वो नहीं गए थे। तो 5 ओरिजिनल मेंबर्स है, ये आपको याद रखना चाहिए। और अक्टूबर 2024 में, इस साल कजान में, फिर 13 नए पार्टनर कंट्रीज को ऐड किया गया। देखिए, पार्टनर कंट्रीज और फाउंडिंग मेंबर्स, मैं पुतिन साहब का इनफैक्ट स्पीच सुन रहा था। अब मेंबर्स में 2 प्रकार के मेंबर्स होंगे, फाउंडिंग मेंबर्स, पार्टनर मेंबर्स, और एक तीसरा कैटेगरी ऑफ भी हो सकता है, दैट इज द मेंबर्स। तो फाउंडिंग मेंबर्स तो ये 5 है ही। अब मैं बताऊंगा आपको मेंबर्स कौन कौन है। ये 4 मेंबर्स होंगे, और पार्टनर मेंबर्स ये 13 मेंबर्स होंगे। कौन कौन से है भाई, लेट्स ट्राई टू सी। तो 4 मेंबर्स इनवाइटेड, इनको इनवाइट किया गया था अगस्त 2023 में, पिछले साल, और 1 जनवरी 2024 से इनका फॉर्मल इंटीग्रेशन हुआ है। कौन कौन से देशों का, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE। जनवरी 1 जनवरी 2024 से ये मेंबर्स बन गए। कौन से कैटेगरी में आते हैं ये मेंबर, दूसरे कैटेगरी में आते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स तो ब्रिक्स है, वो तो चेंज नहीं होंगे, इनका 20-20% का ब्रिक्स NDB में शेयर है। अब पार्टनर मेंबर्स क्या है, ये 13 नए कंट्रीज को ऐड किया गया। देखिए, ब्रिक्स फैल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबको फाउंडर बना देंगे हम लोग, ठीक है। विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फाउंडिंग मेंबर्स एंड द डिफरेंट मेंबर्स। तो उसी के लिए ये इन 13 देशों का, आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ देम आर पार्टनर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो बहुत जरूरी है ये, अल्गेरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा बड़ा नाम है आपको, तुर्की देखेंगे ये नेटो मेंबर भी है। तो इवन नेटो कंट्रीज आर नाउ इंटरेस्टेड इन द ब्रिक्स। तो ये क्यों हो रहा है, नेटो इज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड कंट्रीज, ठीक है, जो नेटो में रुचि रखता है वो ब्रिक्स में भी रुचि रख रहा है, ग्लोबल साउथ में रुचि रख रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलो, रेलिवेंस में मैं और बात करूंगा, बट मेंबरशिप आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। अब इसमें 2 मुद्दा आ सकता है कि सऊदी ने ज्वाइन क्यों नहीं किया सर। तो सऊदी, आपको पता है, सऊदी अरेबिया was one of the members which were invited in 2023, but you know सऊदी अरेबिया का यूएस के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑयल रिसोर्स भी है ये देश, और यूएस के साथ इनके अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि जब यूएस और ईरान का युद्ध, चाहे वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के लिए हो, ईरान न्यूक्लियर डील के लिए हो, तो सऊदी ने यूएस का बहुत साथ दिया था, और यूएस ने भी सऊदी का ऐसे ही साथ दिया है हमेशा से। तो अगर सऊदी रशिया डोमिनेटेड किसी संस्था को ज्वाइन कर लेता है, जैसा कि ब्रिक्स, तो डेफिनेटली सऊदी के रिश्ते यूएस के साथ बिगड़ सकते हैं, नेटो के साथ बिगड़ सकते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बिगड़ सकता है। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है सऊदी के कुछ यहाँ पे चैलेंजेस रहे होंगे, और अभी तक तो उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। बाकी तो आप समझ ही सकते हो, ईरान डेफिनेटली बिकॉज एंटी यूएस है, तो रशिया के साथ जुड़ जाना अच्छा है, और रशिया और यूएस का तो कभी बन नहीं सकता, तो यूएस का यहाँ पे प्रश्न उठता भी नहीं है, ग्लोबल डेवलपिंग कंट्रीज का एक संगठन है। अब रेलिवेंस ऑफ ब्रिक्स में आपको याद रखना है कि ये ऑलमोस्ट 33%, मतलब 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। एट परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो 33% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन देशों में सिमिट है। पॉपुलेशन अगर 2024 में देखेंगे तो करीब करीब 45% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंटीग्रेटेड विद इन द ब्रिक्स कंट्रीज। ऑयल प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो करेंटली अराउंड 30% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन
ब्रिक्स नेशन से ही करा जाता है। और गुड्स एक्सपोर्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो करीब 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 22% गुड्स एक्सपोर्ट्स पूरे दुनिया में ब्रिक्स नेशन से करा जाता है। और ये ओरिजिनल मेंबर्स और न्यू मेंबर्स को इंक्लूड करके ही मैं बता रहा हूँ। अभी जो 13 पार्टनर मेंबर्स है उनकी आगमन के साथ ब्रिक्स तो और भी बड़ा और बेहतर बन जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी एक रेलिवेंट है। तो इस प्रकार के डेटा आप मेंस में कोट कर सकते हो। आई ऑलवेज कोटेड और स्टार्टेड माय आंसर विद सच काइंड ऑफ फॉर्डर मटेरियल, तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप एक तुलनात्मक अगर दिखाना चाहते हैं अपने आंसर में, इफ यू वांट टू शो सम कंपैरिजंस इन योर आंसर, यू कैन शो द G7 जो सबसे एडवांस 7 देश है इस दुनिया के, उसमें सिर्फ 10% से भी 10% से भी करीब जनसंख्या है, उससे भी कम जनसंख्या आपको दुनिया का देखने को मिलेगा। एंड सिर्फ 30% ऑफ जीडीपी है। यहाँ पे आप देखेंगे जीडीपी वाइज भी हम ब्रिक्स ज्यादा बड़ा है G7 से, और पॉपुलेशन वाइज तो कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इट्स अ वेरी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रेलिवेंस कैन बी टेस्टेड व्हेन वी सी कि कितने लोग अभी एस्पायरिंग मेंबर्स है। जैसे सिविल सर्विस एग्जाम का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही ब्रिक्स का भी बहुत सारा एस्पायरेंस है। जैसे जोहानिसबर्ग समिट की अगर हम बात करें पिछली बार की, तो 43 नेशंस वर ईगर टू ज्वाइन। ठीक है, करीब करीब 45 देशों ने एप्लीकेशन दिया था। ठीक है, उसमें से 19 फॉर्मली अप्लाई किए थे और 4 ने ज्वाइन किया। सऊदी और अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया। सऊदी का रीजन मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। 34 नेशंस कजान में भी इन्होंने अप्लाई किया, इन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी डिजायर को। उसमें से 13 जो मेंबर्स हैं उनको पार्टनर कंट्रीज का दर्जा दिया गया। और ब्रिक्स का एक और काम होता है, अभी बहुत जल्द G20 समिट भी होगा। पिछले साल तो G20 की प्रेसिडेंसी हम ही लोगों ने, इंडिया ने ही संभाला था। तो आपको बताना है 2000 अगला जो G20 समिट होगा वो कौन संभालेगा, हु विल बी द G20 ट्रायोका दिस टाइम। ट्रायोका में कौन कौन से कंट्रीज है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो G20 में भी इसके कई सारे मुद्दे, क्योंकि ब्रिक्स में भी भारत है, G20 में भी भारत है, प्रमुख मेंबर है। तो जो जो चीज ब्रिक्स में सॉल्व नहीं हो पाता है, समाधान नहीं आ पाता है, G20 एक और बड़ा संस्था है, 20 देशों का एक संस्था है, उसमें से यूरोपियन यूनियन भी इसमें आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स का मुद्दा G20 के लिए एक प्रीटेक्स्ट होता है, एक प्रीकैप होता है। तो उसमें और डिटेल तरीके से हम लोग ब्रिक्स और G20 की इंटीग्रेशन को ला सकते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन कोट सच थिंग्स एंड आप अपने आंसर्स को बेहतर बना सकते हो। अब 16वां जो समिट हुआ है हाल फिलहाल का, मैं इतिहास को तो ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। अब चलते हैं करंट कंटेक्स्ट में जो अभी चल रहा है। फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग विद चाइना ऑन द साइडलाइंस हैड अ डेलीगेशन। मतलब आपको समझना है कि ये जो 16 समिट था, ये चाइना के साथ भारत के रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए भी एक बहुत अच्छा एक स्टेप था। क्यों? क्योंकि 5 सालों में, पिछले 5 सालों में हमने कभी भी डेलीगेशन लेवल पे अच्छे तरीके से चाइना से मीटिंग नहीं किया। बट इस साल 2024 में आप देख सकते हो भारत के और चाइना के दोनों के हेड्स ऑफ स्टेट शी जिनपिंग साहब और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों साइडलाइन में मिले। ठीक है, एंड ब्रिक्स समिट में इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्कशन किया, डिबेट किया, एंड कहीं ना कहीं इन दोनों देशों की रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा करने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब क्या क्या डिसीजन लिया गया आपको देखिए, सबसे बड़े डिसीजंस इसमें 16 ब्रिक्स समिट में, ये भी आप डायरेक्ट कोट कर सकते हो। 5 मूल डिसीजंस लिए गए: फॉस्टरिंग मल्टीलेटरलिज्म, काउंटरिंग टेररिज्म, strengthening economic growth, pursuing sustainable development goals and bringing concerns on growth of ग्लोबल साउथ। ये 5 प्रमुख डिसीजन हैं। अब इसमें क्या क्या करा गया है मैं एक एक करके दिखाऊंगा कजान डिक्लेरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में आगे चल के। बट भारत का क्या स्टैंड था, भारत के, अगर मोदी जी का आपने स्पीच सुना होगा, मैं अभी उसको सुन के आ रहा हूं, तो 3 प्रमुख इनके मुद्दे थे। तो वी टॉक्ड अबाउट, इंडिया टॉक्ड अबाउट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इसराइल की बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, और यूक्रेन। अब देखिए यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से चल रहा है, इसराइल का युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। ठीक है, इतने इतने लंबे समय तक आप वर्ल्ड में युद्ध नहीं कर सकते, हजारों लाखों लोगों की जानें गई हैं। इज दिस द वर्ल्ड दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर? तो भारत हमेशा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख स्थान हमेशा से ही लेना चाहता है। तो इन्होंने
मोदी साहब ने इसके ऊपर अच्छे से बात किया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर बात किया, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की कोशिश किया गया, एंड साइबर ट्रेड जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है आजकल, इनके ऊपर भी बात किया। लेकिन प्रमुख जो मुद्दा था मोदी जी का वो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर था, सिक्योरिटी सिचुएशंस के ऊपर था, क्योंकि G20 या फिर मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ करेंटली, तो ब्रिक्स का भी एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि यूएनएससी जैसा वीटो पावर इसमें कहीं किसी का ना हो। तो मोदी साहब ने बहुत बढ़िया किया है, एक दो लाइनें इनकी मैं बहुत प्रभावित हूँ। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी नॉट वार। तो हमेशा सोल्यूशन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से आता है, आप युद्ध मत करिएगा। और दूसरा इन्होंने कहा था कि नो सॉल्यूशंस ऑन द बैटलफील्ड। तो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी समाधान आपको बैटलफील्ड में नहीं मिलेगा। आपको लग सकता है एक देश हारता है दूसरा देश जीतता है, बट एक बैटल में दोनों देश हारता ही है किसी ना किसी तरीके से। तो आपको समझना है कि ये इंडिया का स्टांस रहा है, काफी अच्छा स्टांस है। आप बताइएगा व्हाट आर योर पॉइंट्स ऑन द स्टैंड ऑफ इंडिया। उसके बाद जो बड़ा मुद्दा आपके एग्जाम्स के लिए इकोनॉमी GS3 में भी आ सकता है, इसका ब्रिक्स करेंसी का। देखिए ब्रिक्स करेंसी में तीन बहुत बड़ी चीज आपको समझने हैं, ब्रिक्स पे, डी डॉलराइजेशन और रशियन सैंक्शंस का। सबसे मैं उल्टा यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा। I'd like to take you back to 2022 when 7 Russian banks were sanctioned. सैंक्शन मतलब आपको पता है कि रशिया भी एक सेल्फ सस्टेनेबल देश नहीं है। विंटर में बहुत ज़्यादा फ्रोजन हो जाता है रशिया। रशिया बहुत बड़ा देश है बट इसका ईस्टर्न पार्ट कंप्लीटली फ्रोजन रहता है, तो देर इज़ नो सी लिंकेजेस। तो रॉ मटेरियल्स में भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। सो फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स रशिया हैज़ टू डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। और इंपोर्ट करने के लिए रशिया यूजेस द डॉलर। अब यूएस ने जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया, तुरंत रशिया का 7 बैंकों को सीज कर दिया, उनकी सारी ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू जो ट्रांजैक्शन चलती है उसको बैन कर दिया। तो रशिया वाज हैंडीकैप्ड। मैं पुतिन साहब का अभी स्पीच सुन के आ रहा हूं। पुतिन साहब कहते हैं कि द वेस्ट यूजेस द डॉलर नॉट एज अ करेंसी, नॉट एज अ करेंसी बट एज अ वेपन। आप ऐसे चीजें ऐसे में भी लिख सकते हो, ऐसे लाइन्स, ऐसे सेंटेंसेस। द वेस्ट, द यूएस यूजेस द डॉलर एज अ वेपन। और ये सही में वेपन था। रशिया हैंडीकैप हो गया था कुछ समय के लिए। अब डॉलर ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, कुछ इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने सारे सिविलियन मर जाएंगे। रशिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट फॉर इट्स इंपोर्ट्स, है ना। तो इसके लिए रशिया ने क्या किया था आपको पता होगा, रुपी रूबल एग्रीमेंट। रुपी रूबल, रूबल रशिया का करेंसी है। पिछले साल आपको न्यूज में मिला था रुपी रूबल एग्रीमेंट करा गया था भारत के साथ। बट व्हाई नॉट वी डेवलप समथिंग व्हिच इज डी डॉलराइज्ड। डी डॉलराइज्ड मतलब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को हमें कम करना है। तो व्हाई नॉट समथिंग यूजिंग ऑल द लोकल करेंसीज। ठीक है, चाइना का जैसे करेंसी है रेनमिनबी या वन, ठीक है, वन को यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, वी कैन यूज द रुपी, वी कैन यूज द रूबल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपनी लोकल करेंसीज को यूज करके, हमारी सबकी पेमेंट सिस्टम्स है। रशिया हैज इट्स ओन यूपीआई सिस्टम, इंडिया हैज इट्स ओन यूपीआई सिस्टम। हम यूपीआई, अपनी यूपीआई को यूज करके स्विफ्ट को भी यहाँ पे यूज कम करने की बात करी गई है, डॉलर की भी। तो लेट्स नॉट डिपेंड ऑन स्विफ्ट एंड डॉलर्स एंड लेट अस डेवलप आवर ओन पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इससे हमारी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी होगी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होगी, एंड वी विल नॉट बी डिपेंडेंट एनी फर्दर ऑन द डॉलर एंड द वेस्ट। दिस वाज समथिंग दैट वाज देयर, बट ये कंक्लूसिव नहीं हुआ है दोस्तों। बहुत लोग कह रहे हैं दिस इज द करेंसी, लेकिन ये देखिए दीज आर लीक्ड इमेजेस एंड बोला गया है कि ये फेक इमेज भी है। आप इसको मत समझिएगा। देखिए फेक तो टोटली नहीं है, मतलब दिस, मैंने इस पे रिसर्च किया तो आई गॉट टू नो कि किसी रशियन ऑफिशियल ने इसको लीक कर दिया था। तो रशिया वाज ट्राइंग टू डेवलप दिस, क्योंकि रशिया और यूएस की लड़ाई वर्ल्ड वार के दिनों से चल रहा है, तो रशिया ऑलवेज वाज एप्रीहेंसिव ऑफ द डॉलर। तो वो चाहता ही है, रशिया लीड कर रहा है इनफैक्ट ब्रिक्स करेंसी को। तो रशियन ऑफिशियल्स ने इसको डिजाइन किया था, बट दिस हैज नॉट बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द अदर मेंबर कंट्रीज और द फाउंडिंग कंट्रीज। तो ये अभी तक फॉर्मली तो नहीं हुआ है, बट मोदी जी ने भी कहा है कि लोकल करेंसीज को बढ़ावा देना एक अच्छा स्टेप है, हमें इसके ऊपर और विचार करके इसको फाइनलाइज करना होगा। तो दिस वाज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट द ब्रिक्स करेंसी। डी डॉलराइजेशन आपने समझा होगा, डॉलर की यहाँ पे
डिपेंडेंसी को कम करना, रशियन सैंक्शंस का क्या रिश्ता है एंड ब्रिक्स पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक शॉर्ट्स बना के इसके ऊपर बात किया था ऑलरेडी। इसको याद करने के लिए आप एक तरीका यूज कर सकते हो, डबल जी ट्रिपल ई और पी अप्रोच, जीईपी अप्रोच। ठीक है, तो जीईपी अप्रोच में आप डबल जी में देखिए ओवरऑल डिक्लेरेशन में क्या हुआ कजान में। सो डबल जी में आता है पहला जियोपॉलिटिक्स, यूक्रेन एंड पैलेस्टीन वार के ऊपर हम लोग को बात करना है, उसको जल्द से जल्द खत्म करना है। ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को एंड मल्टीलैटरलिज्म को, सबसे बड़ा उदाहरण वी आर इंक्लूडिंग सो मेनी न्यू पार्टनर्स। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स को हमें यूज करना होगा कि हम लोग यहाँ से यूपीआई दबाएंगे तो रशिया में बैठा हुआ मेरे दोस्त को भी उसके करेंसी में पैसा मिल जाए उसके बैंक में, विदाउट यूजिंग द डॉलर, विदाउट यूजिंग द स्विफ्ट सिस्टम्स। एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को, अच्छा इसमें एक और इकोनॉमिक रह गया मेरा, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, ग्रेन एक्सचेंज के ऊपर भी हमें बात करनी होगी। अच्छा, उसके बाद एनवायरमेंटल कंसर्न्स में बिग कैट कंजर्वेशन, जो बिग कैट्स होते हैं लायन, टाइगर्स, ल्यूपार्ड्स, जैगुआर्स, इनकी कंजर्वेशन, इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक बात करा गया। एक्सपेंशन एंड पार्टनरशिप्स के लिए आपने देखा होगा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई को इस बार वेलकम करा गया, और उसके साथ साथ 13 पार्टनर कंट्रीज को भी ऐड किया गया, जिसका लिस्ट मैंने आपको बताया है। ऑफिशियली वो अगले साल से हो जाएंगे। पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए ब्रिक्स ने अपनी R&D वैक्सीन सेंटर को डेवलप किया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, ताकि कोविड जैसा अगर कोई बीमारी फैलता भी है तो इतना बड़ा ना बन जाए। तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट वर देयर। और इसी के साथ हमने इन सभी चीज़ों को, अगर आप देखेंगे, वी हैव डिस्कस्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स मेंबर्स, सऊदी अरेबिया का केस, ब्रिक्स का रेलिवेंस, डी डॉलराइजेशन, इंडिया का डिमांड्स, ब्रिक्स करेंसी एंड कजान डिक्लेरेशन। अगर आपको पूरा मुद्दा पसंद आया, समझ आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ इस टॉपिक का आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।